साथियों, हिस्ट्री हमारे यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ दोनों में आते हैं, इसलिए हिस्ट्री सब्जेक्ट पे हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों की सहायता करने के लिए मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को कम्प्लीटली एक वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मतलब ये वीडियो पूरा कंप्लीट पैकेज है कंप्लीट हिस्ट्री का। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बट इस वीडियो को एक्चुअली ये नोट्स जो है ये मेरा पर्सनल नोट्स है जो मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में बनाया था। इसमें मैंने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड, एनसीईआरटी, लूसेंट प्लस अपने कुछ क्लास नोट्स को फॉलो किया। साथ में घटना चक्र को भी मैंने इसमें इंक्लूड रखा है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम, लूसेंट, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, इन 4 किताबों को ले रखा है। इस तरीके से मैंने अपना एक नोट्स बनाया था जो कि 12 से 14 पेज का नोट्स है। इन 12 पेज के नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मिलने वाला है। बस आप पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मतलब मैंने इतना क्रिस्प तरीके से इस वीडियो को बनाया है कि मैं इस वीडियो को मतलब ये नोट्स जो मेरा इतना पर्सनल नोट्स है कि मैं 1 से 1.5 घंटे में इसको रिवाइज़ कर लेता था जब भी कोई एग्ज़ाम होता था, चाहे स्टेट एग्ज़ाम होता था, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था। इस तरीके से आप देख ही पा रहे हो कितना क्रिस्प नोट्स है। बस बिलीव कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इस लिंक को, जो नोट्स है, इसको मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट एंशिएंट और मेडिवल का भी अच्छी खासा वेटेज है हमारे आरओ एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में, और यूपीएससी जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। देखो मटेरियल जो है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मैंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है, बट मैं नॉर्मल जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे में चीज़ें बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। तो इसमें कोई मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले लोग दे सकते हैं। वैसे भी हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो टर्म है वो टर्म है। चलिए शुरुआत करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड जो होता है, ओल्ड स्टोन जिसको बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? सोन वैली में, पोटोरा प्लेटू में, शिवालिक में, और भीमपेटका जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे मिलता है, और आदमगढ़ हिल्स एमपी में मिलता है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में मिलता है। अतिरामपक्कम चेन्नई में है। ये लोग क्या करते थे? यूज्ड स्टोन टूल्स बिफोर 10,000 ईयर्स बीसी, मतलब 10,000 बीसी से पहले लोग जो पत्थर के हथियार बनाते थे। मेसोलिथिक जो मध्यकालीन पीरियड होता है उसको बोलते हैं मिडिल स्टोन, मध्य पाषाण युग जिसको बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज, वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच का टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मध्य पाषाण काल के जो कुछ अवशेष मिले हैं वो लंगराज गुजरात, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी में मिला है। और न्यूलिथिक एज जो होता है इसको नवपाषाण काल बोलते हैं। इसके अवशेष जो हैं, मतलब इसका टाइम पीरियड होता है 6,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूलिथिक एज है उसके जो अवशेष हैं कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। उसके अवशेष जो हैं वो कश्मीर वैली में मिलते हैं, चिरांड बिहार में मिलते हैं, बेलन यूपी में मिलते हैं, मास्की कर्नाटका में मिलते हैं, और ब्रह्मगिरी जो हिल्स है कर्नाटका में, और हल्लूर कर्नाटका में, कोडेकल कर्नाटका में, पोयमपल्ली तमिलनाडु में, उत्तर आंध्र प्रदेश में। देखो मैंने इतने सारे चीज़ें क्यों नोट कर रखी है और आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा पूछ लेता है कि जैसे पूछ लिया उसने कि जो न्यूलिथिक एज है या नवपाषाण काल, उसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन में मैच करने को दे सकता है। इसलिए लोकेशन जैसे इंडस वैली से सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे लोकेशन के जो शहर हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उनके भी जो शहर हैं या फिर जो अवशेष जहाँ से मिले हैं जिन जगहों से, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसलिए
ये चीज़ें नोट करना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब समझना या फिर याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। मेटल एज जो आता है, जहाँ से बेदास की स्टार्ट होती है। ठीक है। ये हल्लूर मास्की कर्नाटका में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, आदिचानचल्लूर तमिलनाडु में। ब्लैक एंड रेड पॉटरी जिसकी हम बात करते हैं, ब्लैक एंड रेड पॉटरी की बात करते हैं, वो आदिनाचल्लूर तमिलनाडु में है। उसके बाद देखो इतना छोटा चीज़ है, अब देखो कितना छोटा सा है। अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ से शुरू होता है और इतने के बीच में मैंने पूरा पाषाण काल को बता दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला पाषाण काल में। 2 से 3 मिनट लगे इस चीज़ को ख़त्म करने में। ऐसे ही मैंने एकदम शॉर्ट में क्रिस्प में पूरा नोट्स बना रखा है और आपको मैं पढ़ाता चलूँगा। ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। इसके कहाँ कहाँ पे मिले हैं? कोट दीजी सिंध, कालीबंगन राजस्थान, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, लोथल, सुरतकोटदा, धोलावीरा गुजरात। ठीक है। लोथल जो है लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, याद रखना। पहले क्या होता था, लोग राखीगढ़ी को बोलते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लोथल जो है लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, साइलेंट फीचर्स को बोलते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था इसमें? टाउन प्लानिंग क्या करते थे ये लोग? शहरों में शहर जैसा बनाते, टाउन प्लानिंग जिसको बोलते हैं। ब्रिक्स बिल्डिंग, ईंट के घर बनाते थे। व्हीट, बार्ले, ट्रेड एक्सपोर्ट करते थे, मतलब गेहूँ ज्वार ये सब लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। इनका जो विदेशी व्यापार होता था, फॉरेन ट्रेड वाज मेनली कंडक्टेड विद द मेसोपोटामिया जो कि वहाँ से थी, जो इराक वाला रीजन है उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से गोल्ड कॉपर टिन इंपोर्ट करते थे ये लोग, मतलब गोल्ड कॉपर टिन जो है मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान और ईरान से करते थे। ट्रेड बिटवीन इंडस एंड सुमेरियन, इंडस और सुमेरियन के बीच में भी ट्रेड होता था। वैक्स टेक्निक, जो वैक्स टेक्निक का यहाँ पे इससे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वैक्स टेक्निक जो है उसका यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ मिलता है। पेंटेड पॉटरी मिलती है, वैक्स टेक्निक मिलती है, पशुपति की जो मूर्ति मिलती है, इसको हम लॉर्ड शिवा या फिर रुद्र शिवा की बात करते हैं, प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, उसकी मिलती है। फीमेल डेटी की भी मूर्ति मिलती है, मतलब मूर्ति पूजा उस समय भी थी, कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी मूर्ति पूजा। क्योंकि देखो मूर्ति पूजा का जो स्टार्टिंग होती है वो वेदास के टाइम में हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। जो बोल सकते हो कि जो ग्रीक कल्चर था वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। तो धीरे धीरे ग्रीक कल्चर से, एथेंस से या फिर जो भी मिडिल ईस्ट बोल दो, वहाँ से धीरे 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 मूर्ति पूजा अपने भारत साइड में आई। तो कहीं ना कहीं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से दुहाटी सभ्यता थी उसमें भी उस चीज़ का मूर्ति पूजा का इन्फ्लुएंस पड़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है। जैसे हम लोग जैसे बुद्धिज़्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग उससे पहले क्या पढ़ते हैं, हीनयान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कनिष्क के टाइम पे महायान स्टार्ट हो जाता है जिसमें बुद्ध को भगवान या मूर्ति के रूप में दिखाया जाने लगता है। तो कनिष्क कहाँ से आया था? कनिष्क मिडिल ईस्ट से आया था ना। तो वहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी। जो ग्रीक गॉड होते थे उनको मूर्ति के रूप में दिखाया जाता था। तो उसने बुद्ध को भी वैसे ग्रीक गॉड जैसा दिखाने की कोशिश की। फिर उसके बाद गुप्ता के टाइम में अपने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग भगवान या फिर उनकी मूर्तियाँ बनना स्टार्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब मतलब ग्रीक इन्वेडर्स जो अपने यहाँ इंडिया में आते हैं उसके बाद से ही हम यहाँ पे मूर्ति पूजा स्टार्ट होती है इंडिया में। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला? एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। जो प्रोटो शिवा था उसमें एलिफेंट मिलती है, टाइगर मिलती है, राइनो, बफेलो। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि लॉयन जो था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। लॉयन और आयरन, इन दो चीज़ों के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पता चलता है। लॉयन और आयरन, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पता नहीं चलता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ख़त्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? हाथी मिली थी, टाइगर मिला था, राइनो और बफेलो मिला था, प्रोटो शिवा की पूजा होती थी, फीमेल डेटी थी, और टाउन प्लानिंग करते थे, पड़ोसियों के साथ ट्रेड करते थे, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी। फिर से मैं एक बार बात कर दे रहा हूँ। कालीबंगन गुजरात में, कोट दीजी सिंध में, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावली हरियाणा में, सुरतकोटदा धोलावीरा गुजरात में। ठीक है। ये इतना था, इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
उसके बाद वैदिक कल्चर में आते हैं 1500 से 600 BC के बीच में। ठीक है, BC की बात हो रही, वैदिक कल्चर। कुल, फैमिली, ठीक है, जो कुल होता था उसको फैमिली बोलते थे। ठीक है, वहाँ उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट होता था कुल फैमिली से, फिर उसके बाद विलेज, ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। देखो, सबसे पहले अभी भी कुल चलता है, देखो हर समय कुल चलता है अपने यहाँ इंडिया में, अभी भी कुल है। कुल कुल बहुत सारे कुल मिलके, परिवार मिलके एक गांव बनाते थे, उसको विलेज या ग्राम बोलते थे। उसका हेड जो होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे। फिर बहुत सारे ग्राम मिलके विश्व मिलते थे, विश्व बोलते थे, जिसको उसका जो हेड होता था जिसको विश्वपति बोलते थे, विश्वपति। बहुत सारे विश्व मिलके जनपद बनाते थे, और जनपद, जन मिलके जनपद, जनपद का जो जन प्रतिनिधि होता था, मतलब जनपद पे जो राज करता था उसको राजन बोलते थे। तो याद रखो, कुल, कुल से विलेज, ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद। ठीक है, इतना पता चल गया। सेनानी जो होता था उसको कमांडर इन चीफ बोलते थे। पुरोहित जो होता था पूजा करने वाले पंडित, प्रेस्ट होते थे। सभा और समिति का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब फीमेल स्कॉलर थी। मतलब पूछा जा सकता है कि वैदिक कल्चर में कौन कौन सी महिलाएं जो स्कॉलर थी, उसमें अपाला, विश्ववरा, घोषा और लोपामुद्रा थी। ठीक है। नो चाइल्ड मैरिज यहाँ इस समय नहीं हुआ करती थी। नो सती, सती प्रथा भी नहीं थी, चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी। मतलब एक बोल सकते हो कि एक प्रैग्मेस्टिक सोसाइटी थी, मतलब इक्वालिटी थी सोसाइटी में, बराबर सब लोग मेल फीमेल एक साथ कंधे से कंधा मिला के सोसाइटी को आगे बढ़ाते थे। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि तुम महिला हो तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, कास्ट सिस्टम जैसा कुछ इशू नहीं था। तो कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, इक्वालिटी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। निष्का जो थी वो गोल्ड कॉइन थी उस समय। ठीक है। कृष्णाला जो थी वो कॉपर कॉइन थी। ठीक है। उसके बाद सॉरी, कृषाला जो थी सिल्वर कॉइन थी, चांदी का सिक्का था। यहाँ पे पूजा किसकी होती थी? अर्थ, फायर, विंड, मतलब धरती की, आग की, हवा की, रेन की, थंडर की, इनकी पूजा होती थी। उषा जो थी फीमेल डिटी थी। मतलब आज भी देखो, ट्राइबल एरिया में चले जाओ या फिर रूरल एरिया में जाओ तो आज भी लोग सूर्य को पूजा करते हैं, जल को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, और धरती को माता समझते हैं। तो एक जो वैदिक कल्चर था ना कहीं आज भी जो एकदम रिमोट एरियाज़ हैं या फिर ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी नेचर का पूजा की जाती है, वो अभी भी मेंटेन है। ठीक है। बाद में ये मूर्ति पूजा, टेम्पल, ये सब सारी चीज़ें आई। तो ये यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है? नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप। मतलब उस समय मूर्ति पूजा और मंदिरों में पूजा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप स्पीड सही चल रही है। इतना इससे हमारा वैदिक कल्चर ख़त्म हो जाता। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ मगध। मगध की बात करते हैं। ठीक है। मगध, क्योंकि एक बड़ी मतलब डायनेस्टी थी मगध पे, बहुत सारे लोगों ने रूल किया। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध हुआ करता था। बुद्धिस्ट अंगुत्तरा निकाय जो है वो 16 महाजनपद की बात करता है। कौन बात करता है? बुद्धिस्ट अंगुत्तरा निकाय। ठीक है। वत्स जो था कौशाम्बी, इलाहाबाद, उसका उज्जैन राजा था। वत्स जो डायनेस्टी थी उसकी कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। इलाहाबाद जो के निकट जो है उज्जैन उसका राजा था। अवंती जो थी उज्जैन उसकी राजधानी हुआ करती थी। प्रद्योत उसका राजा था जो कि बुद्धिस्ट था। कोशला की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। प्रसन्नजीत इसका राजा हुआ करता था। मैं फेमस राजाओं की बात कर रहा हूँ। मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती। सबसे पुरानी राजधानी मगध की राजगीर हुआ करती। पाटलिपुत्र बाद में हुई। ठीक है। अब पाटलिपुत्र क्यों हुई उसके बारे में बात करते हैं। बिम्बिसार जो था 546 से 494 BC में यहाँ का राजा था बिम्बिसार। वो हर्यंका डायनेस्टी का था। ठीक, कौन सी डायनेस्टी का था? हर्यंका डायनेस्टी का रूलर था बिम्बिसार। उसका बेटा था अजातशत्रु, जो कि कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर और बुद्धिज़्म। मतलब ऐसा पूछा जा सकता है कि महावीर जैन और महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन राजा था? तो अजातशत्रु जो था वो महावीर जैन और
बुद्ध के समकालीन था। और जब बुद्ध की डेथ हो जाती है तो पहला जो बुद्ध काउंसिल होती है वो अजातशत्रु ही कराया जाता है। अजातशत्रु को ना पितृहंता भी बोलते हैं। उसने राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या करवा दी थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो एक फेमस सबसे स्टार्टिंग जो बात चलती है मगध की, उस समय बिंबिसार जो था वो एक बड़ा राजा था। मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में से एक इम्पॉर्टेंट जनपद था ये। और हर्यनका डायनेस्टी के लोग थे। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जो कि कंटेम्प्रेरी था महावीर और बुद्ध के टाइम पे। अजातशत्रु ने ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो 494 से 462 BC के बीच में राजा बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुद्धा प्लस अजातशत्रु सीन एट बरहुत। बरहुत जो है ना, वहाँ पे बुद्ध और अजातशत्रु का एक पिक्चर ड्रा किया गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी राजगीर में, वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। उज्जैन जो था उसकी उज्जैन ने कैपिटल जो है पाटलिपुत्र बनाया था। मतलब पूछा जा सकता है कि राजगीर से पाटलिपुत्र किसने बनाया, मगध की राजधानी। तो उज्जैन जो था उसने मगध की राजधानी राजगीर से हटा के पाटलिपुत्र बनाई। क्योंकि पाटलिपुत्र कैसा एरिया था, वो बोल सकते हो कि गंगा और बहुत सारी और नदियाँ थी उनका वहाँ पे मिलती थी। तो एक प्लेन एरिया था और 3 साइड से नदियों से घिरा हुआ था। एक सुरक्षित किला था और व्यापार की पर्पज़ से बहुत अच्छा था। और पाटलिपुत्र के पास कुछ लौह की जो खदानें थी, वहाँ से बहुत सारा लौह का वो निकला था, और ऐसे बोल सकते हो, जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं सैनिक उसमें या फिर बहुत सारे हथियार बनाने में सफल हुए थे। ठीक है, अब हर्यनका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग इसको बोलते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी जो है मगध पर रूल करती है। काला अशोक जो था इसका फेमस रूलर था, जिसने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वैशाली में। इनकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। मगध का किंगडम था बट वैशाली राजधानी हुआ करती। इतना ही इंपॉर्टेंट है काला अशोक और शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है। नंद डायनेस्टी, इसमें महापद्मनंद जो था वहाँ से शुरुआत उसने स्टार्ट किया था नंद डायनेस्टी को, और घनानंद के टाइम पे ख़त्म हो जाती है। 8 भाई हुआ करते थे जिन्होंने लगभग 36 साल रोल किया था। ठीक है, घनानंद की मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों, जो कि हम लोग सबको पता है चाणक्य का एक अपना वो रहता है जो बदला लेना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर जो है, जो कि ग्रीक इन्वेडर था, वो भारत आता है। ठीक है, जो पौरस की लड़ाई हम लोग पढ़ते हैं वो सब सारी चीज़ें तो घनानंद के टाइम पे होता है। उसके बाद आगे देखते हैं पर्शियन इन्वेजन एंड ग्रीक्स। पर्शियन में सबसे पहले साइप्रस जो था 558 से 530 की BC में। उसके बाद डेरियस जो था 522 से 486 BC में। ये लोग बोल सकते हो कि आउटसाइड इंडिया जो सिंध वगैरह का रीजन था वहाँ पे अटैक करते थे। अलेक्जेंडर जो था वो आया था 327 से 325 की BC में, इन्वेजन किया था इंडिया पे, जो इसका इम्पोर्टेंट था। और कहीं ना कहीं इस समय जो राजा था नंदा डायनेस्टी और घनानंद राजा था मगध का, जो बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता था। ठीक है, अलेक्जेंडर जो इसको सिकंदर बोलते हैं मैसेडोनिया से था। ये जानने वाली चीज़ है कि वो अलेक्जेंडर सिकंदर कहाँ से था, तो मैसेडोनिया से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है मौर्यास के बारे में। मौर्य किंगडम की बात करते हैं। इससे पहले कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त ने लिखा था। इंडिका जो थी मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, दीपवंसा महावंसा जो था अशोक के बारे में श्रीलंका में लिखा गया था, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर मैच करने के लिए आ सकता है। तो ये मौर्य के टाइम में लिखे गए थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने, इंडिका जो थी मेगास्थनीज ने, दीपवंसा महावंसा जो था अशोक के टाइम पे लिखा गया था श्रीलंका में। इसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक के कुछ शिलालेख, इसको अशोक एडिक्ट्स बोलते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने की थी। या फिर जेम्स प्रिंसप ने पाया था कि कुछ एंशियंट इंडिया था, जो मतलब प्राचीन भारत था, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसमें बड़ा रूलर था कोई अशोक नाम से। तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के जो शिलालेख है उसकी खोज की थी। पूछा जा सकता है किसने किया सबसे पहले, तो जेम्स प्रिंसप ने किया था। पाली लैंग्वेज और प्रकृत लैंग्वेज को यूज़ करता था अशोक। ठीक है,
लेकिन जो उसका अफ़गानिस्तान का जो शिलालेख है उसमें उसने खरोस्ती लिपि का यूज़ किया है, खरोस्ती। ठीक है। वैसे उसका इन जनरल वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करता था। अशोक के जो थे मेनली 14 रॉक एडिक्ट हैं। ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें 13वां वाला जो है वो कलिंगा के बारे में बात करता है। 13th एडिक्ट जो है वो कलिंगा युद्ध के बारे में बात करता है, जो खरवेला डायनेस्टी के टाइम पे मिला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 322 से लेकर 298 BC के बीच में राज करता है। उसने बाद में जैनिज़्म, जब अपना उसका लाइफ का लास्ट समय चल रहा होता है तो उसने जैनिज़्म धर्म को मान लेता है और वो अपने आप स्वेच्छामित्र के लिए वो कर्नाटका चला जाता है और अपना जो भी रहता है अपना राजपाट वो अपने पुत्र बिंदुसार को देके चुपचाप चला जाता है सन्यासी के रूप में कर्नाटका। श्रवणबेलगोला एक प्लेस है जहाँ पे भद्रबाहु था, उसके साथ वो चला जाता है कर्नाटका। एक्चुअली स्टोरी क्या होती है कि उस समय मगध में ना सूखा पड़ जाता है। मगध में जो खूब सारा सूखा पड़ जाता है तो जो बड़े बड़े संत महात्मा थे वो सलाह देते हैं कि जो राजा है उसको राजपाट छोड़ के तपस्या में चला जाना चाहिए। तो उस समय भद्रबाहु जो जैन धर्म था उसका अनुयायी या फिर मुखिया हुआ करता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो है, जहाँ पे बाहुबली के बारे में बात करते हैं, बाहुबली जो एक बहुत बड़ा जैन का अनुयायी था, उसकी पूजा याचना करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है भद्रबाहु के साथ, और वहीं पे वो लाइफ टाइम वहीं पे रहता है और वहीं पे उसको मृत्यु प्राप्त होती है, स्वेच्छा मृत्यु। और यहीं पे जब वापस भद्रबाहु वापस आता है मगध में तो यहाँ पे देखता है कि श्वेतांबर और दिगंबर जैसी दो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। जो श्वेतांबर जो था स्थलबाहु, वो श्वेतांबर वहाँ के जो जैन लोग थे वो कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े और सब सारी चीज़ें। और जो भद्रबाहु था वो उसको बोलते थे आकाश, बोलते ना कि दिगंबर, वो मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते, उनको लगता था जो पूरा आकाश है वो उनको वस्त्र की तरह है। उस तरीके से दो पार्ट बढ़ गया जैन धर्म। एक जैन धर्म जो श्वेतांबर था उसको स्थलबाहु लीड करता था, जो लोग कपड़े पहनते सफ़ेद कपड़े, और दूसरा जो था भद्रबाहु लीड करता जिसको हम दिगंबर बोलते थे। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद आगे बात करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने पुत्र बिंदुसार, जिसका मतलब टाइम फ्रेम था 298 से लेकर 273 तक BC तक रूल करता है मगध पे, उसको राजपाट देके चला जाता है। बिंदुसार को अमित्रघाता बोलते हैं, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमी, मतलब दुश्मनों को मारने वाला। ठीक है। और मतलब पूछा जा सकता है कि दुश्मनों को मारने वाला, फिर स्लेयर ऑफ एनिमी किससे बोलते हैं, तो या फिर अमित्रघाता किसको बोलते हैं, बिंदुसार को। बिंदुसार जो था आजीविका धर्म को सपोर्ट करता था। ठीक है। ना तो जैनिज़्म को मानता था, ना वैष्णविज़्म को मानता था, ना बुद्धिज़्म को, ये आजीविका धर्म को मानता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अशोक की। अशोक का टाइम फ्रेम है 273 BC से 232 BC तक ये रूल करता है मगध पे। मगध का राजा बनने से पहले अशोक जो था उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अशोक जो था वो मगध का राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होगी, एकदम स्लो चल रहा हूँ मैं, अच्छे से चल रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। अच्छे से आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है एकदम आराम से कान में लगा के, मोबाइल सामने रख के आराम से इस वीडियो को देखिएगा, या फिर आराम से कान में लगा के आराम से लाइब्रेरी में हो या घर पे हो कहीं पे भी एकदम सुनना आराम से, एकदम स्टोरी जैसी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी। अशोक के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कलिंगा वार, जो कि 261 BC में होती है, जो कि अशोक के 13वें जो शिलालेख है उससे उसकी जानकारी मिलती है कलिंगा युद्ध की, जो कि इसमें इस बारे में वर्णन है। जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंगा युद्ध के बारे में वर्णन है, 261 BC में होता है। इस युद्ध में अशोक जीत तो जाता है, लेकिन बहुत सारे करीब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अशोक के मारे जाते हैं। उधर खारवेला डायनेस्टी थी, उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, मतलब लाखों में, मतलब जन धन सबकी हानि होती है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको लगता है कि एक छोटी सी टेरिटरी के लिए मैंने इतने लोगों की जान गंवा दी, क्या पता मैं भी मर सकता था।
उस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि सब चीज़ में कुछ रखा नहीं है। उसने कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को मान लेता है, और उसको बौद्ध धर्म कौन मनवाता है, फिर उसको कौन दीक्षा देता है? उपगुप्त। पूछा जा सकता है कौन देता है, तो उपगुप्त जो था वो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है, शिक्षा और दीक्षा देता है। अब क्वेश्चन आता है अशोक और बुद्धिज़्म। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी 240 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया था। इसको किसके संरक्षण में हुआ था? तो मोंगलीपुत्र तिस्सा करके जो था उसने इस चीज़ को करवाया था अशोक के संरक्षण में। ठीक है, मोंगलीपुत्र तिस्सा जो था वो बौद्ध मठाधीश था, उसने 3rd सेंचुरी में मतलब 240 BC में अशोक के राज्य में करवाया था। अब बात करते हैं कि अशोक का जो था एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब प्रशासनिक कैसी थी, मतलब उसकी राज्य व्यवस्था कैसी थी अशोक की। कुछ टर्म्स हैं जो अशोक के टाइम पे फेमस थे, जैसे राजूकाज, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते थे। मॉडर्न टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसको राजूकाज बोलते थे। ये पूछा जा सकता है राजूकाज को क्या बोलते थे, युक्तास को क्या बोलते थे, पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने पॉइंट नोट किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वही इस नोट्स में मिलेंगी आपको, इसलिए रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको कम से कम 5 बार देखिएगा एग्जाम से पहले। मैं बता रहा हूँ 95% क्वेश्चन जो है इसी नोट से फंसेंगे, हर बार मेरे फंसते हैं। इसलिए हिस्ट्री जो है ना, मतलब समझ लो कि बहुत ईजी है, बस उसको बस बार बार पढ़ लो बस। तो राजूकाज जो थे डिस्ट्रिक्ट एडमिन या फिर मॉडर्न टाइम के जो डे कलेक्टर होते हैं उनको राजूकाज बोलते थे। युक्ताज जो थे सबऑर्डिनेट होते थे, अकाउंटेंट ऑफिशियल जो होते थे। ग्रामानी जो था वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। गोपा जो था वो चीफ ऑफ विलेज था। अमात्यास जो थे डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सिविल सर्वेंट टाइप के लोग थे, उनको अमात्यास बोलते थे। इवन अमात्यास के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो पेशवा टाइम चलता है, मतलब मराठा टाइम, वहाँ पे भी अमात्य होते थे। ठीक है, समहर्ता जो है चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होता था, उसको समहर्ता बोलते थे। अध्यक्षास जो होते थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो होते हैं उनको अध्यक्षास बोलते थे। धर्माधिकारीन जो होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी मौर्य के टाइम पे था उसका चीफ जस्टिस था धर्माधिकारी। और नागरिका जो था सिटी सुपरिटेंडेंट, जो बोल सकते हो कि जो सिटी एसपी था उसको नागरिका बोलते थे। एक बार फिर मैं तेज़ी से ख़त्म कर रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट टर्म है। राजूकाज जो था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मॉडर्न डे कलेक्टर। युक्ताज जो थे वो सबऑर्डिनेट अकाउंट ऑफिशियल। ग्रामानी जो था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। गोपा जो था चीफ ऑफ विलेज था। अमात्या जो था डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, सिविल सर्वेंट होता था ये। समहर्ता जो था चीफ रेवेन्यू कलेक्टर था। अध्यक्ष जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखता था। धर्माधिकारी जो था वो CJIS चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। नागरिका जो था वो सिटी सुपरिटेंडेंट या फिर SP था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सांची स्तूप के बारे में बात करते हैं। सांची स्तूप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अशोक के टाइम का। अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। बाराबर और लोमस ऋषि की जो थी इसको भी बनवाया था इसने। बृहद्रथ किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्यन का आखिरी जो राजा था उसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, उसको मारा किसने था? एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने। मारा क्यों था? ऐसी बात चलती है कि उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म हो गया था मौर्य के टाइम पे, और ब्राह्मणों की क्षति हो रही थी। तो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण था, उसने बृहद्रथ को मार दिया था और खुद राजा बन गया था और शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट की थी। अब बात करते हैं पोस्ट मौर्य, मतलब मौर्य के बाद का टाइम। शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग जो था उसने जो ग्रीक इन्वेजन हो रहा था, जो आ रहे थे ग्रीस वाले, उनको रोका। खारवेला जो उड़ीसा था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्राह्मण धर्म को प्रोटेक्ट किया उसने। उसका पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र। अब इस चीज़ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। एक किताब है मालविकाग्निमित्रा, ये कालिदास ने लिखी है। ठीक है, कालिदास ने लिखी है। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग था उसका बेटा अग्निमित्र था, उसकी और मालविका की लव स्टोरी। ठीक है, मालविकाग्निमित्रा कालिदास ने लिखी है। ठीक है, ऐसे कालिदास जो था वो किसके टाइम पे था? कालिदास जो था चंद्रगुप्त सेकंड,
जो गुप्ता डायनेस्टी में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय उसके समय में था। बट उसने स्टोरी किसकी लिखी है, शुंगा डायनेस्टी का जो रूलर था अग्निमित्र, उसके बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं बहरूत एंड सांची स्तूप जो था उसको मरम्मत करवाया था। मतलब ब्राह्मण धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट बुद्ध को भी ये लोग लेके चल रहे थे शुंगा लोग। लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज देवभूति। जो लास्ट रूलर था शुंगा डायनेस्टी का वो देवभूत था, जिसको मरवा दिया गया था, वासुदेव कन्वा ने मारा था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, वासुदेव कन्वा ने मारा था। लास्ट रूलर देवभूत था पुष्यमुत शुंग या फिर शुंगा डायनेस्टी का। उसके बाद सतवाहना की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है सतवाहना, जिसकी जानकारी पुराणों में भी मिलती है। सतवाहना डायनेस्टी, जो लोग डेक्कन या फिर आंध्रा में राज करते थे, इनको आंध्राइड भी बोलते थे। आंध्रा जो रीजन है, मतलब दक्षिण भारत पे लोग रूल करते सतवाहना जो थे। नासिक और नानागढ़ इनक्रप्शन में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बात की। यहाँ पे क्या होता था, जो लोग अपना नाम लिखते थे उसमें अपनी माँ का नाम लिखते थे, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा सतकर्णी, जो एक बहुत बड़ा रूलर हुआ करता था सतवाहना डायनेस्टी का। उसके बारे में एक खासियत थी, लोग अपनी जो माँ का नाम लिखते थे। नॉर्मली लोग पिता का नाम यूज़ करते, बट ये लोग अपनी माँ का नाम यूज़ करते थे, जो सतवाहना डायनेस्टी वाले थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वो बहुत बड़ा रूलर था। इसके बारे में जानकारी नासिक और नानागढ़ इनक्रिप्शन में मिलती है। सिमुका जो था, सिमुका, उसने सतवाहना डायनेस्टी को फाउंड किया था, मतलब सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था सतवाहना। 17वां किंग जो था हाला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 17वां किंग जो था हाला, उसने हाला सत्सई लिखी थी, या फिर इसको गाथा सत्सई भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसने लिखी थी, हाला ने, हाला सत्सई, जो कि प्रकृति लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, प्रकृति लैंग्वेज में हाला सत्सई लिखी गई थी। 17वां किंग था सतवाहना का हाला। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इन्होंने सिक्के चलाए, जिसमें शिप की इमेज मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र आंध्र रीजन में लोग रूल करते थे, तो इनका समुद्र के साथ व्यापार होता था, इसलिए शिप मतलब जहाज़ें जो होती, समुद्री जहाज़ें, वो सिक्कों में दिखाई पड़ी। इन्होंने अमरावती स्तूप जो था उसको बनवाया था। बासितपुत्र पुल्यामी ने अमरावती स्तूप बनवाया था। किसने बनवाया था, वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने। ठीक है, ये नोट कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में। किसने अमरावती स्तूप बनवाया था, अमरावती स्तूप बुद्धिस्ट स्तूप था, किसने बनवाया था, वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने। इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट थे जो समुद्र व्यापार के लिए, कल्याणी, गंडकासला, गंजम, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। कल्याणी, गंडकासाला और गंजम इंपॉर्टेंट पोर्ट थे सतवाहना के टाइम पे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइम पे ना मिनेंदर और नागार्जुन, इस टाइम पे मिनेंदर और नागार्जुन के बीच में एक डिस्कशन होता है, जिसको मिलिंद पानु बोलते हैं। नागार्जुन नागसेना, माय मिस्टेक, मिलिंदर एंड नागसेना के बीच में एक डिबेट होती है, इसको मिलिंद पानु बोलते हैं। मिनेंडर क्या था, वो ग्रीक इन्वेजर था, और नागसेना कौन था, वो बुद्धिस्ट धर्म का एक बड़ा, वो बोल सकते हो कि बोधिसत्व था। तो इन दोनों के बीच में मिलिंद एक डिबेट होती है, जिसको मिलिंद पानु बोलते हैं। ये किताब लिखी गई। हेलियोडोरस जो वैष्णवाइट था, उसने जो गरुड़ पिलर जो है बेन सागर में, उसकी मरम्मत करवाई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेन सागर कई बार पूछा गया है, किसने मरम्मत करवाई थी, गरुड़ पिलर जो है वैष्णवाइट पिलर है, और इसकी मरम्मत हेलियोडोरस ने कराई थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है सतवाहना के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुषाण में, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी जो थे यूची ट्राइब के थे। यूची कौन से ट्राइब के थे लोग, यूची जनजाति के थे कुषाण लोग। ठीक है, उसके बाद कजूला कडफसीस जिसने फाउंड किया था, कजूला कडफसीस जो था उसने कुषाण डायनेस्टी जो थी उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद उसका बेटा बीमा कल्फडीस था, जिसने सोने के सिक्के चलाई, जिसमें एक सेवाइट है, इसमें शिव भक्ति दिखती है उसकी। तो बीमा खड़फजीस ने सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन उठता है सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे,
तो बीमा खड़गपुर जो था उसने चलाए थे सोने के सिक्के भारत में, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रूलर इस टाइम का था कनिष्क, ठीक है। 78 से लेके 120 AD तक इसने रूल किया था, और इसने अपनी राजधानी फिरोजपुर बनाई थी, जो आज के टाइम पे पेशावर पाकिस्तान है, उसको इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कनिष्क के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने सबसे पहली चीज़ क्या होगा, महायान जो धर्म था, जो बुद्धिज़्म का था एक अलग सा पार्ट था, उसको बनाया इसने महायान, ठीक है। मूर्ति पूजा स्टार्ट की बुद्धिज़्म में। इसने शक एरा, जो भारत की बोल सकते हो कि जो ऑफिशियल कैलेंडर है शका एरा, उसको इसने स्टार्ट किया था। कब किया था? 78 AD में, जब इसने जिस टाइम इसने स्टार्ट किया था, जब गद्दी पे बैठा था ये, उस टाइम इसने शक एरा स्टार्ट किया था, ठीक है। फाउंडर ऑफ शका एरा किसने किया था? कनिष्क ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कनिष्क और बुद्धिज़्म में क्या क्या चीज़ें थी उसकी बात करते हैं। कनिष्क ने बुद्धिज़्म के लिए क्या क्या किया था? इसने महायान धर्म को स्टार्ट किया था। बुद्धिज़्म का एक अलग सा सबसेक्ट था, महायान को स्टार्ट किया था। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, जो कि तक्षशिला में हुई थी, इसके टाइम पे हुई थी। वाशुमित्र जो था उसने ये पूजा जो ये काउंसिल करवाई थी, और कनिष्क के टाइम में हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल तक्षशिला में। वाशुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन ये इम्पॉर्टेंट इसके टाइम पे लोग थे, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? वाशुमित्र ने लिखा है। बुद्ध चरित्र ने अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखा है, और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये वाशुमित्र के टाइम पे हुई थी, ठीक है। चारक और नागार्जुन जो थे इनके कोड पोएट थे। चारक जैसे हम बोलते हैं, चारक जो मतलब मेडिसिन के लिए हम बात करते हैं, दवा के लिए, वो चारक थे। और नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। चारक और नागार्जुन जो थे वो कोर्ट में थे, कनिष्क कोर्ट में थे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन कनिष्क कंटेम्प्रेरी थे, तो वाशुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे और चरक थे, ठीक है। ये कोर्ट पोएट थे। इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको डेवलप किया इन्होंने। खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है उसको डेवलप किया इन्होंने। गांधारा जो हम 3 स्कूल पढ़ते हैं, 3 स्कूल्स पढ़ते हैं ना हम लोग, मथुरा, अमरावती और गंधारा, 3। तो गंधारा जो था इनके टाइम पे डेवलप हुआ था, कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। अब इतना हो गया कनिष्क के बारे में। अब बात करते हैं गुप्ता के बारे में। गुप्ता पीरियड कहीं ना कहीं एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसका गोल्डन टाइम है, स्वर्णकाल बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीब 300 से लेकर 400 साल तक एक स्टेबल रूल था यहाँ पे। गुप्ता जो कि इन्होंने ब्राह्मण प्रोटेक्टर बोलते हैं, वैष्णव धर्म को प्रमोट किया था उन्होंने। और इस समाज में बहुत सारी होती नहीं शालीनता थी, इक्वलिटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए, जैसे कि बाल विवाह शुरुआत हो गया, विधवा पुनर्विवाह बंद हो गया, समाज जो है 4 वर्णों में बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको वेद नहीं पढ़ने दिया जाता था, मंत्र उच्चारण नहीं किए जाना दिया जाता था उनको। कहीं ना कहीं ब्राह्मण सुप्रीमेसी फिर से डेवलप हुई, जो कहीं ना कहीं अशोक के टाइम पे डाउन हुई थी। वो जब दोबारा गुप्ता टाइम में आता है तो उस समय ब्राह्मण सुप्रीमेसी होती है। बहुत सारे बड़े बड़े जो साहित्यकार, कालिदास, अमर सिंह, ये लोग गुप्ता टाइम में कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और बहुत साहित्यिक पुराण, ये सब सारी चीज़ें दोबारा से लिखी गई गुप्ता पीरियड में, तो इसलिए स्वर्णकाल बोला जाता है। अब बात करते हैं देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षस, रिटन बाय विशाखादत्त। विशाखादत्त ने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा था। किसने लिखा था? पूछा जा सकता है कि देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाखादत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखादत्त ने। फायान किसके टाइम आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। फायान आया था भारत में। मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त प्रथम का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम का है, ठीक है।
जिसको अब दिल्ली के मेहरौली में है, ठीक है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको हरिसेन ने लिखी थी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी बोला, भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखा था। चंद्रगुप्त जो था वो 320 से 330 तक राज करता है गुप्ता डायनेस्टी को। उसका बेटा समुद्रगुप्त जो है वो 330 से 380 के बीच में राज करता है। इसको नेपोलियन बोला जाता है। इसको कविराज भी बोला जाता है क्योंकि कवि इस कोर्ट में बहुत सारे कवि रहते थे और कहीं ना कहीं साहित्य को ये बढ़ावा देता था। वैष्णवाइट थे ये लोग, वैष्णव धर्म को मानते थे। वासुबंधु बुद्धिज़्म कोर्ट पोएट भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते थे, बुद्धिस्ट लोग भी इनकी कोर्ट में हुआ करते थे। हरिसेन जो था वो कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रूलर इस टाइम में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ये 380 से लेकर 415 के बीच में रूल करता है। इसको सकारी भी बोलते हैं और विक्रमादित्य बोलते हैं क्योंकि शक को ये ख़त्म कर देता है और विक्रमादित्य उपाधि धारण करता है, इसलिए सकारी और विक्रमादित्य भी बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। बहरूच, सुपारा और कैम्बे जो थे ये इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट थे, मतलब समुद्र पोर्ट जो थे वो बहरूच, सुपारा और कैम्बे थे, ठीक है। फाहियान इनके टाइम पे आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। अमरकोश अमर सिंह ने लिखी थी। शूद्रक कालिदास अमर सिंह कोर्ट पोएट थे इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त रूल करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त बनवाता है, ठीक है। उसके बाद इस नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनवाता है? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय था, इसको कौन बनवाता है? कुमारगुप्त। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त जो हुण को हराता है और हुड़दबंग करता है। स्कंदगुप्त जो था उसने हुड़ों को हराता है, इसलिए हुड़दबंग करता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक कैसे था यहाँ पे, राज व्यवस्था कैसी थी। संधि विग्रह जो था वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, मतलब वो संधि विग्रह करवाता था, नाम टर्म दिया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री को। कुमारमात्य जो था वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और आयुक्त होते थे। भुक्ति जो होते थे प्रोविंसेस होती थी। उपारिका प्रोविंशियल गवर्नर होता था। विश्या जो होते थे डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे, इसको रूल करता था विश्वपति। नगर श्रेष्ठी होते थे जो ऑफिसर ऑफ नगर श्रेष्ठी जो ऑफिसर होते थे, ठीक है। ग्रामिका जो होता था वो गांव का मुखिया या फिर विलेज हेड बोलते थे, ठीक है। ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी इनके टाइम पे। वुमन की कंडीशन, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पुराण इस टाइम पे लिखा गया था। देवगढ़ जो टेम्पल था, इसमें एक मंदिर की बात की जाती है, देवगढ़ मंदिर जो था इस टाइम पे बना था जो, ठीक है। देवगढ़ टेम्पल की बात करते हैं। पहला एक जो मंदिर अभी मिलता है इस टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, झांसी में है। भितारी मोनोलिथिक पिलर जो है स्कंदगुप्त ने बनवाया था, भितारी, ठीक है। उसके बाद बाघ पेंटिंग जो है, अजंता की मुराल पेंटिंग जो है गुप्ता के टाइम में बनाई गई थी। शूद्रक ने मृच्छक टीका लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। भैरवी ने कृतार्जुना लिखा था। डांडिन ने काव्य दर्शा और 10 कुमार चरित्र लिखा था, ठीक है। डांडिन कालिदास से कन्फ्यूज़न होता है। डांडिन ने काव्य दर्शा और 10 कुमार चरित्र लिखा था, कालिदास ने लिखा था, डांडिन ने लिखा था, ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया लिखा था। पंच सिद्धांत बारहमिहिर ने लिखा था और बृहन संहिता भी बारहमिहिर ने लिखा था। ये तो ऑल अबाउट गुप्ता डायनेस्टी था। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 के बीच में रूल किया था भारत पे। हर्षचरित जो था बाणभट्ट ने लिखा था और कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 के बीच में रूल किया था। हर्षचरित और बाणभट्ट दो चीज़ें, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा था। ह्वेन सॉन्ग जो था वो हर्ष के टाइम पे आया था, ठीक है। और ह्वेन सॉन्ग जो था वो पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे भी गया था, जो
चालुक्य रूलर था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था। ठीक है। रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, ये चीज़ें किताबें लिखी थी हर्षवर्धन ने। मधुबन प्लेट जो है सोनीपत में, उसमें हर्षवर्धन के बारे में बात की जाती है। बंसकारा इंक्रिप्शन जो है, इसमें हर्ष के सिग्नेचर मिलता है। हर्ष का सिग्नेचर कहाँ मिलता है? हर्षवर्धन का हस्ताक्षर कहाँ मिलता है? बंसकारा इंक्रिप्शन में। ठीक है। मधुबन प्लेट में हर्ष के बारे में बात करते हैं। मधुबन प्लेट कहाँ है? सोनीपत में। पुष्यभूति जो था वो थानेसर का राजा था। फ्यूडल ऑफ मतलब गुप्ता का सामंत था पुष्यभूति। जब गुप्ता लोग कमज़ोर हो गए तो ये लोग थानेसर में अपना बढ़ाने लगे साम्राज्य। लेटर कैपिटल कन्नौज, मतलब बाद में कन्नौज राजधानी बन गई थी, जिसको कानिकुब्ज बोलते थे उस समय। हर्ष की राजधानी कानिकुब्ज थी, जिसको कन्नौज बोलते हैं आज के टाइम में। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपने जीवन में सिर्फ एक लड़ाई हारी थी। लोग बोलते हैं कि हर्षवर्धन के हारने के बाद हर्षवर्धन का हर्ष चला गया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था इसको। ठीक है। अहल इंक्रिप्शन में, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा है, उसमें इस बारे की जानकारी मिलती है कि अहल इंक्रिप्शन में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि अहल इंक्रिप्शन कौन लिखाया था? रवि कीर्ति ने। इसमें लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश का था, उसने हर्षवर्धन जो कि कन्नौज का राजा था उसको हराया था। इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हर्षवर्धन का भी जिक्र होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या था? जैसे गुप्ता के टाइम में चीज़ें होती थी वैसे इनके टाइम पे भी था। 1/6 टैक्स लिया जाता था जो भी कुछ खेत से प्रोड्यूस होता था। 4 डिवीज़न थे आर्मी में। हर्षवर्धन के टाइम में जो आर्काइव या फिर जो हिस्ट्री चीज़ें लिखी जाती थी उसको नीलोत्पितु बोलते हैं। ये नोट कर लेना, नीलोत्पितु बोलते हैं। ठीक है। वही ट्रेड जो था वो कम होने लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनने लग गए तो ट्रेड कम हो गया इनके टाइम पे। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लक्ष्मण टेम्पल जो सिरपुर में है वो बनाया गया था हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है। और कुछ मैंने लूसेंट से ऐड ऑन किया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, उसको भी बारे में बात करता हूँ। हड़प्पा के बारे में जॉन मार्शल जो था उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। और रोपड़ जो है पंजाब में है। सूरत कोटा जो है पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। वैदिक टाइम में कुल को लीड करता था कुलापा, ग्राम को लीड करता था ग्रामिनी, मतलब जो मुखिया होता था, ग्राम का ग्रामिनी, कुल का कुलापा, विश्य का विस्पति होता था, जन का गोपा या गोपी, राष्ट्र का राजन होता था। छाता जो था उसको गेटमैन या चैम्बरमैन बोलते थे। संग्राहिनी जो था, संग्राहिनी उसको ट्रेजरर बोलते थे। भागा दुहा जो था वो कलेक्टर ऑफ टैक्सेस था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा उसका, भागा दुहा कैसे बोलते थे? तो कलेक्टर ऑफ टैक्सेस जो था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, उसको भागा दुहा बोलते हैं। अक्षवापा जो था वो कोरियर का काम करता था। पलागोला जो था राजा का दोस्त होता, फ्रेंड ऑफ किंग। गोभी करता जो था हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब मौर्य के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट थे मौर्य के टाइम में। भरूच, सोपारा। भरूच गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में है। ताम्रलिप्ति जो है बंगाल में है। गुप्ता के टाइम पे भी यही पोर्ट्स थे। गुप्ता के नवरत्न थे, जिसमें जो चंद्रगुप्त के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फेमस हुआ था नवरत्न। कालिदास जो था इम्पोर्टेंट कवि था इनके टाइम, जिसने ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रा, विक्रमवर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। देखो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि इसको किसने क्या लिखा था, तो ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है। या फिर वीडियो बार बार देख लेना तो चीज़ें याद जाएंगी। कालिदास ने ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा।
एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, महाप्रतिहारी जो था वो चीफ, रॉयल पैलेस का जो था चीफ कलेक्टर बोल सकते हो। दंड पक्षिका जो था चीफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट जो था गुप्ता के टाइम पे। विनयस्थापिका जो था वो रिलीजियस चीज़ों को अफेयर देखता था वो। विनयस्थापिका। महापिलुपति जो था वो एलिफेंट को मैनेज करता था, हाथियों को। पावर काउंसिल को बोलते थे। सेना भक्त जो था आर्मी टैक्स ऑफ पीपल। सेना भक्त जो था वो जो सरकार जो मतलब गुप्ता के टाइम में राजा थे वो आर्मी टैक्स लेते थे लोगों से, उसको सेना भक्त बोलते। बिस्ती जो था फोर्स लेबर था, यूपीएससी में पूछा गया है। बिस्ती जो है फोर्स लेबर था। अग्रहारा ग्रांट जो था वो लैंड ग्रांट था, ठीक है। देवग्राहा ग्रांट जो था वो देवदास को बोलते थे, ब्राह्मण को दिया जाता था। अपरास्या जो था अनटचेबल्स को बोलते थे, इंपॉर्टेंट है। अनटचेबल को क्या बोलते थे, अपरास्या। क्षेत्र भूमि क्या थी, कल्टिवेबल लैंड को बोलते थे। खिला क्या बोलते थे, वेस्टलैंड को, इंपॉर्टेंट है। खिला जो था उसको वेस्टलैंड, खाली लैंड जो था उनको खिला बोलते थे। वास्तु भूमि जो थी वो हैबिटेबल लैंड थी। चरगाह भूमि जो थी वो पास्चर लैंड थी, मतलब चराने के लिए होती थी जानवरों को। अपरहस्ता भूमि जो थी वो फॉरेस्ट लैंड था। पुस्तपाला जो था वो ऑफिसर ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द लैंड, ये सब सारी चीज़ काम करता, पुस्तक से पुस्तपाला बनाया। टैक्स जो था 1/6 लिया जाता था, ठीक है। भोगा जो था पीरियडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, इसको भोग बोलते थे। बलि जो था वॉलंटियर टैक्स था। बलि मतलब जान से मारना नहीं था, बलि मतलब स्वेच्छा से टैक्स जो लिया उसको बलि बोलते हैं। उपारिका जो था एन एक्स्ट्रा लेविट ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। ईस्ट कोस्ट पे था ताम्रलिप्ति, घंटसाला, कंदूरा। और वेस्ट कोस्ट पे था, मतलब वेस्टर्न घाट पे था बहरूच, चौल, कल्याणी, कैम्बे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ से क्वेश्चन बनता है। जो पूर्वी साइड जो है इसको ईस्टर्न घाट या ईस्ट कोस्ट बोलते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट थे ताम्रलिप्ति, घंटसाला और कंदूरा। ये यूपीएससी में आया था 2021 में, ठीक है। और वेस्ट कोस्ट में क्या था, बहरूच, चौल, कल्याण और कैम्बे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग थी गुप्ता टाइम, बाघ पेंटिंग और अजंता पेंटिंग, गुप्ता के बाद में पोस्ट गुप्ता, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अभी मैं आगे इंसिडेंट वाला ही पार्ट कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। बाद में जब मेडिवल टाइम में आऊँगा तो मेडिवल की इन्फॉर्मेशन थी, मेडिवल वाला पार्ट बताऊँगा। मज़ा आ रहा है ना, कैसा है बताओ, जैसा भी है कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग। मैं पानी पीता हूँ। कितना सारा इन्फॉर्मेशन कितने कम समय, कितने सारे कम पेजेस में देखने को मिल रहा है आपको, है। अब मैं बात करता हूँ साउथ इंडिया की। अभी तक हम नॉर्थ में थे, अब साउथ में चलते हैं, ठीक है। और उसकी बात करते हैं एंशिएंट टाइम में। पल्लवास की बात करते हैं। इनका रूलर था महेंद्र वर्मन वन, जिसको बोलते हैं 600 से लेके 630 एडी के बीच में, ठीक है। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो था 600 से लेकर 630 एडी के बीच में था। पल्लव और चालुक्य के बीच में हमेशा लड़ाई चलती थी। पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने महेंद्र वर्मन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को भी हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो उसने एमबी और एचबी दोनों को हराया था, ठीक है। किसने, पुलकेशिन द्वितीय, मतलब चालुक्य का सबसे पावरफुल रूलर था पुलकेशिन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन और हर्षवर्धन ये तीनों कंटेम्प्रेरी भी थे। इन्फ्लुएंस बाय द सैवाइट्स एंड अपार। अपार अलवर उस समय चलता था, भक्ति में हम लोग पढ़ते हैं, साउथ में चलता था 6th सेंचुरी के आसपास। तो ये अपार जो सैवाइट थे उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे महेंद्र वर्मन,
उससे कुछ टाइटल थे, उसको गुना भरा बोलते थे, सत्यसंधा बोलते थे, चित्रकारी भी बोलते थे, चित्रकपाली भी बोलते थे, विचित्र चित्र भी बोलते थे, ग्रेट बिल्डर ऑफ केव्स और टेम्पल, मतलब गुफाओं और टेम्पल बनवाने का काम किया था इसने। मंडगपत्तु इंक्रिप्शन के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मंडकपत्तु, ठीक है। विचित्र चित्र भी इसको बोलते हैं। ऑथर ये था, मतलब किताबें लिखी थी इसने, प्रहा प्रहासनम और माता विलासा, 2 चीज़ें इसने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अगला रूलर था नरसिम्हा वर्मन, जो कि 630 से 668 के बीच में रूल करता है यहाँ पे। इसको मम्मल्ला भी बोलते हैं, इसको कुश्ती बहुत पसंद थी इसलिए मम्मल्ला भी बोलते हैं। इसने पुलकेशिन को हराया था, पुलकेशिन को इसने हराया था। किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हराया था, ठीक है, याद रखना। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को हराया था। और पुलकेशिन ने किसको हराया था? महेंद्र वर्मन को। इसको बातापी कोंडा भी बोलते हैं। बातापी मतलब किला होता है, तो किला को ध्वस्त करने वाला बातापी कोंडा। एक्सपेंशन ऑफ श्रीलंका, ये इतना पावरफुल था, इसने श्रीलंका तक रूल कर लिया था, ठीक है। हुएन सॉन्ग जो था वो इसके टाइम आया था। हुएन सॉन्ग किसके टाइम आया था? हुएन सॉन्ग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम भी आया था। हुएन सॉन्ग नरसिंह वर्मन के टाइम भी आया था। घटिका जो था, ये पूछा गया था घटिका क्या होता है। घटिका जो था ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये यूपीएससी में पूछा गया था घटिका किसको बोलते हैं। आप लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया होगा या पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको पता है कि घटिका पूछा गया था। तो घटिका जो है ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग है था, मतलब पढ़ने का जो बोल सकते हो कि विश्वविद्यालय टाइप का, उसको घटिका बोलते हैं। जो कि जो नरसिंह वर्मन था मामल्लापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी बोलते हैं, उसका फाउंडर था। उसने शिलान्यास किया था मामल्लापुरम, जहाँ पे सोर टेम्पल भी है। उसके बाद अगला पावरफुल किंग था यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको राजसिम्हा बोलते हैं, जो कि 695 से 722 तक रूल करते। देखो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना तो लुसेंट में मिलेगी ना तुम्हारे एनसीईआरटी। मैंने इसको तमिलनाडु बोर्ड से बनाया है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में तमिलनाडु बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, इसलिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन साउथ इंडिया का मिल रहा है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसलिए अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखो, ये वाला सेक्शन देखो। 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इसको, मैं एंशिएंट तक ही रखूँगा आज, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपकी भी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगला वीडियो लगाऊंगा उसमें मेडिवल, फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें मॉडर्न। तो 1-1 घंटे के 3 वीडियो हो जाएंगे, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट कल्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक साथ 3 घंटे का वीडियो बनाने से अच्छा है कि 1-1 घंटे का 3 वीडियो बनाया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी भी एनर्जी मेंटेन रहेगी और आपकी भी एनर्जी पढ़ने में अच्छी रहेगी। बाद में जब एग्ज़ाम पास में आएगा, तीनों वीडियो को मैं एक साथ मर्ज करके एक साथ अपलोड कर दूंगा, तो 3 घंटे का वीडियो एक साथ आप मैराथन जैसा देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नरसिंह वर्मन की। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो इसको राजसिम्हा बोलते हैं, जो कि 695 से लेकर 722 तक रूल करता है। सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, मामल्लापुरम, उसने बनवाया था। कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में, इसको भी इसने बनवाया था। डांडिन जो थे, डांडिन वो कोर्ट पोएट थे इसके टाइम पे, मतलब डांडिन जो थे इससे कोर्ट में थे, कोर्ट पोएट थे नरसिंह वर्मन के टाइम पे, राजसिम्हा। चोला आदित्य डिफीटेड पल्लवा अपराजिता, ठीक है, मतलब आदित्य चोला ने पल्लवा अपराजिता को हराया था। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। स्टेट जो राज्य था वो कोटा में डिवाइड था, ठीक है, कोर्ट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे कोटा में डिवाइड था। लैंड ग्रांट टू टेम्पल, जो ज़मीन जो मंदिर को दी जाती थी उसको देवदान बोलते थे। जो ब्राह्मण को दिया जाता था उसको ब्रह्मदान ये बोलते थे। ब्राह्मण को दिया जाना ब्रह्मदे और टेम्पल को दिया जाना देवदान बोलते थे। भक्ति मूवमेंट, नयार जो शैव थे, अलवर जो थे वैष्णवाइट, ये इंपॉर्टेंट है। नयार शैव थे, अलवर वैष्णवाइट थे, विष्णु की पूजा करते थे। धर्मपाल जो था, धर्मपाल जो कि बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड बना था, वो कांची जो कांचीपुरम की राजधानी हुआ करती थी पल्लवा की, वहाँ से वो बिलोंग करता था धर्मपाल, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था, उसको महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था मत्ता विलास प्रसनम और रॉक कट आर्किटेक्चर भी उसने बहुत सारे डेवलप किए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चालुक्य की, वीर चालुक्य, जो कि 543 से लेकर 755 तक रूल करते हैं।
पुलकेशिन इसका फाउंडर होता है। बातापी या फिर बादामी इनकी राजधानी हुआ करती थी। बातापी या बादामी जो है इनकी राजधानी होती है, ठीक है। और पुलकेशिन ने इसकी फाउंडेशन किया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो था बहुत ही पावरफुल राजा था, जिसने हर्षवर्धन को भी हराया था और महेंद्र वर्मन को भी हराया था। ऐहोल इंक्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने कदम के साथ भी लड़ाई लड़ी थी, बनवासा, कदम्स ऑफ बनवासा एंड गंगास ऑफ मैसूर, इनको भी हराया था। मतलब जो पुलकेशिन इतना पावर था, उसने कदम ऑफ बनवासा और गंगा ऑफ मैसूर इन सबको भी हराया था। और महेंद्र वर्मन हर्षवर्धन को तो हराया ही था। डिफीटेड हर्षवर्धन हमने देख लिया। बैंक ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा लॉस द, लेकिन नरसिंह वर्मन से हार गया था, जो कि महेंद्र वर्मन का बेटा था। हुइनसांग जो था इसके टाइम पे आया था। हुइनसांग जो था यहाँ पे भी आया था, ठीक है। कीर्ति वर्मन जो था लास्ट रूलर था चालुक्य डायनेस्टी का, जिसको दांती दुर्ग ने हराया था, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट जो था उसका फाउंडर कौन था, किसने शुरुआत की थी। तो राष्ट्रकूट की शुरुआत जो की थी वो दांती दुर्ग ने की थी। दांती दुर्ग ने किसको हराया था? कीर्ति वर्मन को। कीर्ति वर्मन कौन था? चालुक्य का आखिरी रूलर था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। चालुक्य के टाइम पे क्या था? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए बहुत समय तक चला नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज था। बेसारा स्टाइल जो थी टेम्पल की, जैसे नगरा और द्रविड़ हम बात करते हैं तो टेम्पल स्ट्रक्चर होते हैं, दो तरीके के बनते हैं मंदिर। वैसे बेसारा तीसरे तरीके का इन्होंने एक अपना डेवलपमेंट किया था, जो कि द्रविड़ और नगर स्टाइल के बीच का था, ठीक है। दोनों चीज़ें थी इसमें। लाड खान, दुर्गा टेम्पल, बिरुचुप्पका टेम्पल जो कि कांची में है, और पापनाथ टेम्पल, इनके जो बनवाए गए टेम्पल थे चालुक्य के टाइम पे। जो इनकी शक्ति जो थी मैरीटाइम पावर, मतलब समुद्र शक्ति जो थी इनकी बहुत मजबूत थी। मस्कतेश्वरा टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रकूटा की बात करते हैं। राष्ट्रकूट 755 से 975 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। राष्ट्रकूट ने कर्नाटका में लोग, मतलब कन्नड़ा ओरिजिन थे। और दांती दुर्ग जो था फाउंडर था। दांती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट का फाउंडर था, ठीक है। कैलाश टेम्पल एलोरा केव में जो है उसको कृष्णा वन ने बनवाया था। कैलाश टेम्पल जो है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक टेम्पल जो है, मतलब एक पत्थर से बना हुआ मंदिर जो है, वो अजंता गुफा में है, उसको जो कि एलोरा गुफा में है, कैलाश टेम्पल इसको कृष्णा वन ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। अमोघ वर्ष जो था, जो कि 815 से लेके 880 तक रूल करता है, वो जैनिज़्म को फॉलो करता था। उसको कविराज मार्ग भी बोलते, उसने किताब लिखी थी कविराज मार्ग। और उसने अपनी राजधानी बनाई थी मालखेड़ सिटी डेवलप भी की थी उसने, मतलब। और इसके टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था राष्ट्र, सबसे बड़ा था राष्ट्र, फिर विश्व, फिर भुक्ति, फिर भोग। मतलब जैसे अभी होता नहीं है, देश, फिर प्रदेश के बाद मंडल, मंडल के बाद जिला, जिला के बाद ब्लॉक, फिर ग्राम, ऐसे आता है। वैसे उस टाइम पे था राष्ट्र सबसे बड़ा, इससे राष्ट्रकूट थे, फिर विश्व, फिर भुक्ति, फिर भोग। कोड पोएट इसके टाइम पे त्रिविक्रम थे। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट के टाइम पे कौन कोड पोएट था? त्रिविक्रम थे। और शांति पुराण जो है इस टाइम पे लिखा गया था, पोन्ना ने लिखा था, ये इम्पोर्टेंट है। शांति पुराण जो है राष्ट्रकूट के टाइम पे लिखा गया था। अब इम्पीरियल चोला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इम्पीरियल चोला बहुत इंपॉर्टेंट है सेंगोल की वजह से। इसका फाउंडर जो था इम्पीरियल चोला का, वो उरियूर था, ठीक है। इसकी कैपिटल राजधानी थी तंजौर। माय मिस्टेक। जो ये चोलास थे, ये उरियूर जो किंगडम था उसके सामंत थे, और राजधानी तंजौर थी। और चोलास, इम्पीरियल चोला का जो फाउंडर था वो विजयाला था, ठीक है। विजयाला था। पूछा जाता चोला की किसने शुरुआत की थी, तो विजयाला ने किया था। कर्नाटका डिफीटेड पांड्या, उन्होंने पांड्या को हराया था। राजा जो था पहला इसका बड़ा रूलर था, जो कि 985 से 1014 तक इसने रूल किया था।
ठीक है। 985 से 1014 तक इसने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, जो कि इम्पोर्टेंट। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? 1010 में राजा ने बनवाया था बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा था राजेंद्र चोला, जो 1012 से 1044 तक राज करता है। इसको गंगाई कोंडा चोलापुरम नामक इसने एक शहर बसाया था। इसने गंगाई कोंडा अपने एक उपाधि धारण की थी कि उसने गंगास को हराया था, ठीक है। इसने राजेश्वरम टेम्पल बनवाया था और बहुत पावरफुल था, और इसने श्रीलंका तक कब्जा कर लिया था। इसके टाइम पे लार्ज इरिगेशन टैंक बनवाए गए थे, चोला गंगम जिसको बोलते हैं। नेवल एक्सपेंडिशन था उनके टाइम पे, ठीक है। श्री विजय का आखिरी रूलर था। एडमिनिस्ट्रेशन में मंडलम, फिर वालंदुल, नाडूज और विलेजेस थे। मतलब सबसे बड़ा क्या था? मंडल होता था, जैसे कोरमंडल, फिर उसके बाद वालनाडूज जो तमिलनाडु, फिर नाडूज, फिर विलेज गांव होते थे। उसके बाद नगरम अंडर नगरयुक्त के अंडर में नगर होता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द्रविड़ स्टाइल टेम्पल जो था ये लोग डेवलप करते हैं। विमान जो था चीफ फॉर्चून ऑफ टेम्पल, मतलब विमान जो बहुत लंबा विमान होता था, ठीक है। शिखर फिर विमान। ब्रॉन्ज टेक्निक जो थी, नटराज जो है यहाँ की जो मूर्ति मिली है नटराज, वो चोला के टाइम में मिलती है, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब एक चीज़ मैंने मिस की है, उसको मैं आपको कंप्लीट करना चाहता हूँ। एंशियंट जो संगम टाइम था उसके बारे में बात करता हूँ, उसको मैंने आपको नहीं बताया था। संगम के बारे में बात करते हैं, जो कि चेरा, चोला, पांड्या तीन जो मुख्य इनकी डायनेस्टी हुआ करती थी साउथ इंडिया में। जैसे भारत का मैप है तो यहाँ पे चेरा होते थे, यहाँ पे पांड्याज होते थे, इतने में ये लोग चोला होते थे, ठीक है। इनका था यहाँ पे चेरा, पांड्या, चोला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चेरास की। चेरास जो थे इनकी कैपिटल जो थी वंजीत कैपिटल हुआ करती थी। बौ जो था इनका मतलब जो इनका बोल सकते सिंबल था। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट थे वो थे टोंडी और मुसीरी, क्योंकि लोग केरला साइड में थे, तो ये रीजन जो था ये इनका था चेरा का। और पट्टिनी कल्चर ये लोग फॉलो करते थे, कन्नगी का ये लोग पूजा करते थे। इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए बस चेरा के लिए। चोला की बात करते हैं, इम्पीरियल चोला से डिफरेंट है, पहले के चोला हैं। इनका पोर्ट था उरेयूर, पुहार और कराईकल। उरुई पर ये सब रीजन जो है यही पड़ता था, ये रीजन सॉरी। ये रीजन जो है ये उरेयूर, पुहार और करिकला पड़ता था, ठीक है। उसके बाद इनका जो सिंबल था टाइगर था। उसके बाद पांड्यास की बात करते हैं। इनकी राजधानी थी ये मदुरा, इसको बोलते मदुरई, जो इसको मदुरा बोलते थे। और एक कोरकई पोर्ट जो था वो इनका जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था, कोरकई पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ठीक है, चेरा चोला पांड्या के लिए। अब हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, बट मुझे लगता है कि इतना ही वीडियो रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की भी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मेरी तो ड्रेन हो ही रही है। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा और उसमें अच्छे से कंप्लीट करा दूँगा आपको मेडिवल हिस्ट्री। लगभग 1 घंटे में अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। 4 पेज में आपका पूरा एंशिएंट जो है साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मज़ा तो आई होगी वीडियो में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर सच में मज़ा आया तो प्लीज़ एक अच्छा सा काम कर देना। क्या काम करोगे बता रहा हूँ मैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर पहली बार यूट्यूब चैनल पे हो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को भी बोल दो। एक बढ़िया चैनल, इसमें यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।